हाँ जी, फटाफट से ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए मेरे को सो दैट वी कैन बिगिन विद द सेशन। वेरी 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले ऐप की बात करते हैं। ऐप पे आई कुड सी स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड ज्वाइनिंग इन। वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू यू कशिश, कृष्णा, हर्ष, ममता, हिमांशु, प्रिया, अदिति। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर द confirmation, तुषार, निहारिका, ममता। Very, very good afternoon. Very good afternoon, Divyansh, Sneha, Tina, Prerna, Arpan, Abhay, Happy. नाइस नेम या आपका नाम सुनते ही ऐसे हैप्पीनेस आ जाती है। हिमांशु, हर्षित, सौरभ, कैसे हो आप लोग? और YouTube पर भी आई कुड सी आई एम लाइव। आओ, सबसे पहले ये आवाज बंद कर देते हैं हम लोग। चलिए, तो यस, आई एम लाइव, एवरीथिंग इज फाइन। बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई रियली होप यू गाइज आर डूइंग वेल। यूट्यूब पर मुझे दिख रहे हर्ष इज देयर, रितिका, कार्तिक, अभिषेक, सौम्या, साज, आर्यन, यूपी, पूरा नाम नहीं बोलूंगी, दुर्गा। ओके, सो ठीक है, अभी मैंने आप सबको वेलकम तो खैर कर ही लिया है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून वन मोर टाइम। लेट अस बिगिन द सेशन विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम बिकॉज टाइम सबसे क्रूशियल चीज होती है। ओके, कल मैंने आज के सेशन का आपको थोड़ा सा प्री कैप या ट्रेलर दिखा दिया था कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। बिफोर आई बिगिन द सेशन लेट मी गिव यू ऑल ब्रीफ अगेन। आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट? आप लोग अगर अपना नोटबुक और ब्लैक पेन लेकर आए हो, वेरी गुड। नहीं लेकर आए हो तो कोई बात नहीं, मैं आज कुछ चीजें लिखूंगी एंड देन आई विल अपलोड इट टू योर कंटेंट फोल्डर, या फिर हमारा वो जो ड्राइव था ना, जो नोटिस पे मैंने जिसका लिंक डाला हुआ है, वो वाली चीजें आई विल पुट अप एवरीथिंग। ओके, अब ध्यान से सुनना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू करने से पहले हमेशा हमें ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग पढ़ रहे हैं या कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, उसके पीछे मोटिव क्या है, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक सपोज आई एम स्टडिंग अ न्यू सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, नया सब्जेक्ट लॉ। मैं क्यों पढ़ रही हूँ? एक चीज़ मुझे पता है, बिकॉज आई वॉन्ट टू क्लियर CA फाउंडेशन फॉर श्योर, है ना? लेकिन अपार्ट फ्रॉम क्लियरिंग CA फाउंडेशन, विल इट गोइंग टू एड टू माई नॉलेज? यस। और क्या रीज़न है? और ये रीज़न है कि भैया फाउंडेशन क्लियर करने के लिए मुझे अच्छा स्कोर करना है। तो जब भी आई यूज टू स्टार्ट एनी सब्जेक्ट, है ना, मेरी CA की जर्नी में, CS की जर्नी में, मैंने जब भी कुछ भी नया शुरू किया था तो एक टेक्निक थी जो मैं फॉलो करती थी। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन में बाद में दे दूंगी, पहले मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। ओके, एकाग्रता बैच में तो आप आ ही गए हो। अगर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ तो मुझसे एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? देखो, एक सच्चाई, आज हम लोग एकदम ऐसे खुल के एक दूसरे से सच्चाई बोल देते हैं। हमें नॉलेज चाहिए, यस, अग्रीड। हाउएवर द बिगेस्ट रीजन व्हाई वी आर पुटिंग सो मच एफर्ट इज वी वांट टू क्लियर। हमारा अभी का शॉर्ट टर्म गोल तो सबका यही है कि भैया एग्जाम क्लियर करना है, फटाफट CA बनना है, और बाकी सारी चीजें ठीक है वो चलती रहेगी, ज्ञान तो आता ही रहेगा, है ना? तो अगर मुझे लॉ क्लियर करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, और ये क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मुझसे इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसे मुझसे क्या चाहता है, अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू स्टडी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जब इंग्लिश पढ़ते थे पहले, जिन लोगों ने BCR पढ़ा है, ओल्ड सिलेबस वालों ने, वो अभी भी बेचारे झेल रहे हैं। खैर, आप लोगों ने 10th में 11th में देखा होगा, प्रेसी राइटिंग आता था, है ना? उसके अलावा वो एक पैसेज दिया होता था, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। तो द बेस्ट वे टू सॉल्व इट कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, और वो क्वेश्चन से रिलेटेड जहां पर पैसेज में वो मार्क करके बस उतना कर लो, ताकि दो बार पैसेज ना पढ़ना पड़े। वही चीज हम लोग लॉ में भी यूज करेंगे। हम पहले ये देख लेते हैं कि कोई भी टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, इंस्टीट्यूट किस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा उसमें से। वंस वी विल अंडरस्टैंड दैट पार्ट, देन हम लोग उसके आगे का करेंगे। ठीक है, चलिए, बिफोर वी प्रोसीड अहेड, सबसे पहले इफ यू गाइज लाइक द सेशन, स्पेशली यूट्यूब वाले बच्चों, तो तुम लोग प्लीज अटेंडेंस लगाना मत भूलना, यानी लाइक करना मत भूलना। द सेगमेंट विच यू लाइक द मोस्ट ऑफ द सेशन, प्लीज उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इंस्टा पर हमें टैग कीजिए एकाग्रता CA डाल के,
मुझे टैग करो, IM CS स्वाति अग्रवाल इज माई आईडी ऑन इंस्टाग्राम, एंड जस्ट बी इन टच, राइट? क्योंकि अगर आप लोग कनेक्टेड रहे तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग शेयर कर सकते हैं आप लोग के साथ। ओके, चलो, तो अब लॉ में हम कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं उस पर बात करते हैं। तो लॉ में बच्चों 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मतलब क्वेश्चंस भी 3 टाइप के होते हैं, आंसर इज यस, हाँ 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो सीधा सीधा आप लोगों से कॉन्सेप्ट पे पूछ लिया, ऑफर क्या होता है बताओ, अरे मतलब प्रपोजल क्या होता है बताओ, कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, सीधा डायरेक्ट, बिना इधर उधर घुमाए, एकदम सीधी बात। ओके, दूसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनको लोग इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। एक्चुअली द आइडियल वर्ड इज केस बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि आपको एकदम ऐसे सीधा सवाल नहीं पूछा जाता है, आपको पहले कहानी सुनाई जाती है और ऐसे गोल 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 घुमाकर फिर आपके सामने क्वेश्चन आता है। यानी कि आपको सीधा नहीं बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बताओ या प्रपोजल क्या होता है वो बताओ, वो आपको एक सिचुएशन देंगे कि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और लड़का लड़की को देखते ही फिदा हो जाता है, और फिर वो लड़की के पास जाता है, अपनी पॉकेट में से एक बैंड निकालता है और बोलता है मुझसे दोस्ती करोगी। अब आपको ये बताना है ये कौन सी मूवी का डायलॉग है। वेरी डिफिकल्ट, समझ गए? सीधा सीधा नहीं बोला है ना। सीधा क्वेश्चन क्या होता, कुछ कुछ होता है, मैं राहुल ने टीना को क्या कहा, है ना, दैट वाज द स्ट्रेट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर पहले कहानी सुना दी और फिर क्वेश्चन पूछ लिया, ये है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। ओके, एंड एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जो अदर्स वाली कैटेगरी है। सुष्मिता कह रही है मैम आप मेरा नाम ले लो एक बार। ओके सुष्मिता, हेलो, चलिए अदर्स पे चलते हैं। अदर्स कैटेगरी में कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आते नहीं है लॉ में, लेकिन फिर भी इस तरह से हो सकता है एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 6 एक मार्क्स के ट्रू फॉल्स डाल दिए, नाइस है ना। या फिर पहले केस डाल दिया लंबा चौड़ा, ऐसे 2 पैराग्राफ का बड़ा सा केस है, लेकिन उसके नीचे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। तो इस तरह की थर्ड कैटेगरी भी है विच इज काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड केस बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अब मैम आप ये बता दो व्हाट इज द ट्रिक टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, है ना, वो तो ठीक है, ये सब समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एंड इट इज गुड वी गॉट टू नो दिस। अगर नोटबुक है तो आप ये सब लिखना स्टार्ट कर सकते हो कि क्वेश्चंस कितने टाइप के आते हैं। सो डायरेक्ट केस बेस्ड। अच्छा, जो लोग ये पूछने वाले मैम आप क्या ये वाली फाइल भी अपलोड करोगे, हाँ जी बिल्कुल अपलोड करूंगी। फिर ठीक है मैम, फिर क्यों लिखे, है ना। नहीं, बट लिखना चाहते हो तो लिख लो, ये आपके नोटबुक के आगे वाले पेजेस पे जब रहेंगे तो आपको बार बार याद रहेगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है। ठीक है जी, ओके। Now what does ICA expect from us? They expect from us कि हमें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि अगर मुझे टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग है ना तभी मैं आंसर्स करेक्टली अटेम्प्ट कर पाऊंगी। दूसरा मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि डेफिनेटली वो टॉपिक्स मुझे याद रहे। ओके मैम, अगर मुझे याद नहीं रहता लॉ तो मुझे लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है तो मैं क्या करूं, आप समरी नोट्स लिखो, राइट आप समरी जब लिखोगे दैट विल गोना हेल्प यू आउट। और मैं आपको जो माइंड मैप्स दूंगी ना वो माइंड मैप्स भी आप यूज करोगे ताकि आपके दिमाग में चीजें प्लेस हो जाए। ओके, पिछली स्लाइड, ठीक है, आप ये लिखो, तब तक मैं एक चीज समझाती हूँ। आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपके घर के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर अगर अंधेरा हो जाए, लाइट चली जाए, हमें बहुत ज्यादा ना दिखे, तो भी हम करेक्टली सही चीज निकाल कर ले आते हैं, है ना। जैसे लाइक अगर मैं किचन में जाती हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ पर ग्लासेस पड़ी है, मैं अंधेरा भी है तो वहीं से ग्लास निकालूंगी, पानी कहाँ से लेना है सही जगह से लूंगी, एंड आई कैन हैव माई वाटर विदाउट इवन लुकिंग एट दोज थिंग्स। क्यों? क्योंकि उन चीज का प्लेसमेंट कहाँ है हमें पता है। सिमिलरली अगर कभी भी एग्जाम में भी अगर हम चीजें ना भूले, उसका अगर ट्रिक मुझे निकालना है तो उसका ट्रिक पता है क्या होता है, मुझे उस चीज का प्लेसमेंट पता होना चाहिए। सो इफ आई क्लोज माई आईज एंड इफ आई कैन विजुअलाइज और मुझे मेरा पूरा चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक ख्याल आ जाता है, हाँ सबसे पहले मैंने ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था, उसमें ये वाला एग्जाम्पल था, उसके अंदर ये वाला केस था, तो मैं कभी भी एग्जाम में नहीं भूल सकती।
Okay, with my experience of law I can tell you, unless and until you have that level of understanding of any topic, तब तक कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है उस सब्जेक्ट के अंदर। और अगर हमें वो कॉन्फिडेंस चाहिए, एंड तक चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइंड मैप्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके जी हाँ कृष्णा, आप बिल्कुल कर सकते हो, उसी के आगे कंटिन्यू। तो यहाँ पर हम थे लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन एंड केस रिविजन्स। तो एक सेशन हम ये भी लेंगे। नॉर्मली क्या होता है, बच्चों को पहले ही कोई डरा देता है, मतलब मे बी और सीनियर्स और समवन एल्स से इधर उधर से आप सुन ही लेते हो, पता है सेक्शंस याद नहीं होते हैं लॉ में। अरे किसने बोला तुमको सारे सेक्शंस याद करने? बट डर तो बैठ गया। पता है इतने बड़े बड़े नाम होते हैं केसेस के नाम ही नहीं याद रहते। ओके, हु टोल्ड यू टू रिमेंबर ऑल द नेम्स? देयर आर सर्टेन केसेस जो तुमको याद रखने हैं, और वो इतनी बार सुन लोगे तुम लोग कि तुमको वैसे ही याद हो जाएंगे। लेकिन डर है ना, तो डर से निकलने का क्या तरीका? एक अलग से सेशन जहां पर हम सारे केसेस, सारे सेक्शंस ही डिस्कस करेंगे, एंड आई कैन मेक श्योर दैट ऑलमोस्ट एवरीवन विल बी एबल टू लर्न इट। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है लॉ पढ़ने का? सबसे बेस्ट तरीका है आप लॉ को लिखिए, लर्न कीजिए, तो वो याद अपने आप हो जाती है। ठीक है जी, रीड टॉपिक, राइट नोट्स and link them with lots and lots of example. Happy? बढ़िया, मजा आ रहा है सुन के ये सारी चीजें? ओके, गुड गुड, थैंक यू सो मच हार्दिक। चलिए, सो यूट्यूब पे भी अभी सब लोग एक्टिव हैं, आप लोग भी यहाँ पर एक्टिव हो। सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेशन शुरुआत करने से पहले एक चीज़ है जो मैंने स्किप कर दी थी, तो एक बार सबसे पहले उसी के पास चलते हैं। सो अगर बाय चांस आप में से कोई ऐसा है जो मुझे नहीं जानता, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैं हूँ स्वाति अग्रवाल। आई एम अ फर्स्ट टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी, को फाउंडर ऑफ एकाग्रता, एंड आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड माई CA अलॉन्ग विथ माई CS इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। C और CS के अलावा मैंने BCom ऑनर्स किया है, एंड इट्स बीन 10+ years दैट आई हैव बीन टीचिंग। 10 साल, कांट बिलीव इट। पता है जब मैंने CA कंप्लीट करी थी ना, तो मैंने जेन्युइनली सोचा नहीं था कि मैं कभी दोबारा अपनी किताबें खोलूंगी भी, एंड आई एम लाइक सराउंडेड विद द बुक्स एंड आई एम एक्चुअली इंजॉइंग इट, आई एम रियली रियली इंजॉइंग इट। जब आप मुझसे पढ़ोगे सीखोगे तो यू विल गेट टू सी कि मैं काफ़ी सारे इनोवेटिव तरीके निकाल लेती हूँ जिससे पढ़ने में बहुत मज़ा आए। बिकॉज जेन्युइनली मतलब मैं जब पढ़ रही थी तो वो तरीके मैं खुद ही निकाल लेती थी कि यार कुछ तो करूँ जिससे पढ़ने का मन करे। तो अभी भी आई एम गोना डू दैट सेम थिंग विद यू ऑल कि तुमको पढ़ने में मजा है, वैसा हम लोग चीजें निकालेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ओके, कल मैंने आपको ये एक टीजर दिखाया था जहां पर मैंने आपको प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था। और मेरी ये PPT देखकर ना काफ़ी बच्चे बहुत परेशान हो गए थे कि मैम हम देख रहे हैं आप ये PPTs दिखा रहे हो, है ना, आपने से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी थोड़ा सा ऐसे PPT से पढ़ा दिया, ये भी PPT दिखा रहे हो। हमें एक्चुअली ऐसा फील हो रहा है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग वो डिटेल वाला वर्जन कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बेसिक कल मैंने आप लोग को बताया था, एंड आई गोना ब्रीफ यू अगेन अबाउट व्हाट इज प्रपोजल, व्हाट इज एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एंड देन मैं आपको दिखाने वाली हूँ नोट्स भी। आज हम लोग नोट्स से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली हमारा पहला टॉपिक ही आज से चालू हुआ है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज एन ऑफर? ऑफर, अगर कोई पर्सन किसी चीज को कुछ प्रपोज करता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अगर कुछ भी प्रपोज करता है, कुछ भी ऑफर करता है, कोई काम करने के लिए रिक्वेस्ट करता है या कुछ नहीं करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, देखो ध्यान से सुनो, आप एक फेमस CA बन गए हो, आपने अपना एक CA फर्म खोल लिया है, एंड देन आपके CA फर्म के सामने किसी और कॉम्पिटिटर ने आकर अपना ऑफिस खोल लिया। नाउ यू बिकम लाइक लिटिल परेशान, और आप उसके पास जाके कहते हो भाई तो अपना ऑफिस यहाँ से हटा देना। नाउ यू आर ऑफरिंग हिम टू नॉट टू डू समथिंग, है ना। ऑफर किस चीज का है? कुछ नहीं करने का ऑफर है। ठीक है जी, कुछ करने का या कुछ नहीं करने का। जब वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बनता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के अंदर जब कंसिडरेशन आता है, देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर दो लोगों का
कुछ चल रहा है ना, क्या चल रहा है तुमको भी पता है, कुछ चल रहा है। अब वो कुछ क्या है, इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू यू नो देयर लाइफ, देयर एनीथिंग। तो उन दोनों का जो भी चल रहा है, अगर उसमें ब्रेकअप होता है ना, कंसिडरेशन नहीं होता, ब्रेकअप हो गया तो तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, ज्यादा से ज्यादा उसने उसको जो दिया और उसने उसको जो दिया वो वापस देना पड़ता है, उतना ही है। लेकिन अगर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो भैया यहाँ पे वर्ड भारी है। क्या वर्ड है यहाँ पर? यहाँ पर वर्ड है डिवोर्स। इट्स अ हेवी वर्ड। और जब दो लोगों के बीच में डिवोर्स होता है तो पता है क्या होता है? कंसिडरेशन आता है, एलिमनी, है ना, वहां पर कॉम्पनसेशन आता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्या बात है। आई कुड सी लाइक बहुत सारे बच्चे नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली होती है। अब पीपीटी से हम चलते हैं हमारे नोट्स पर, राइट? तो मैम आईसीआई क्या कहता है इस पूरे पे, है ना, वो थोड़ा भारी वर्ड है ना, कंसिडरेशन आ गया। अभी कंसिडरेशन क्या होता है, किस तरीके से हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, आइए ये पीपीटी से समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है? ये वाले आपके नोट्स है, लाइक दिस इज माई बुक। तो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? सो द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H। सेक्शन 2H ने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को डिफाइन किया है और ये कहता है एनी एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। यहां पर क्या वर्ड यूज किया है सबसे पहले? अग्रीमेंट, जो कि लीगली एनफोर्सेबल है। ओके, एग्रीमेंट जो कि लॉ से एनफोर्सेबल है। कोई भी कानून जिसके ऊपर एनफोर्सेबिलिटी डालता है, कोई भी कानून जब कहता है कि ये चीज अब कानूनन तुमको करनी है। दो लोग, एक मकान मालिक और एक पर्सन जो घर खरीदना चाहता है, जो घर खरीदना चाहता है वो घर देखने जाता है, क्या वहां तक कोई कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूं, क्या अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? अगेन नहीं। सामने वाला कहता है कि अगर तुम्हें मेरा घर खरीदना है तो तुम्हें मुझे 1 करोड़ पे करना पड़ेगा, और जो खरीदार है वो हाँ कर देता है, अभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं, ना कुछ लिया ना कुछ दिया। लेकिन फिर जिसका मकान है वो कहता है आप मुझे एडवांस दे दो। ये बंदा एडवांस दे देता है और ये राइटिंग में उसको दे देता है कि आपने मुझे पैसे दिए हैं। और फिर ये दोनों जाते हैं, अब इनका एग्रीमेंट तो हो गया, अब ये दोनों जाते हैं लीगल अथॉरिटीज के पास, जहां पर लीगली अपना घर इसके नाम पे ट्रांसफर करता है, दोनों डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हैं। क्या अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ? आंसर इज यस। द मूमेंट लीगल अथॉरिटीज एंटर्स, यस, अब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ओके गाइस, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, अभी दोबारा कह रही हूँ, नो नीड टू राइट एनीथिंग। जब लिखना होगा तब मैं आपको बताऊंगी। दिस इज पार्ट ऑफ योर नोट्स जो आपको मिलने वाला है। ओके, ये सारे नोट्स आपको आपके कंटेंट फोल्डर में मिल जाएंगे। ड्राइव पे कुछ चीजें होगी, पर ये वाली जो फाइल है जो आपकी स्क्रीन पर है, ये आपके कंटेंट फोल्डर में आपको मिल जाएगी। सो नो नीड टू राइट। ओके, ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनी एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, यहां पर दो चीजें आई, पता है क्या? कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोई भी एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी भी एग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी डाल दो तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एग्रीमेंट क्या होता है, लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है, वो भी तो समझना पड़ेगा। तो अग्रीमेंट को डिफाइन किया है सेक्शन 2E ने। सेक्शन 2E क्या कहता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस, वैसे हमने सुना है प्रॉमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन, लेकिन कानून में अगर तुम प्रॉमिस आकर ब्रेक करोगे ना भैया, टांगे ब्रेक हो जाती है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है। ओके, सो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कभी भी किसी भी प्रॉमिस में, एक तो होता है हमारा नॉर्मल प्रॉमिस, हम चलते फिरते ही प्रॉमिस कर देते हैं ना, अरे आई प्रॉमिस मैंने ये किया है, अरे प्रॉमिस यार मैं कल तेरे घर पे आऊंगा, ये नहीं। ऐसा प्रॉमिस जिसमें कुछ लेन देन हो,
है ना, जिसमें कुछ कंसिडरेशन हो। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, ओके। और यहाँ पर समथिंग इन रिटर्न मतलब ऑब्वियसली मनी, मनी, ओके। तो कभी भी कोई प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस है जिसमें मनी इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, समझ गए, तो हम उसे कहते हैं अग्रीमेंट। ये भी बढ़िया है ना, ये तो बहुत ही बढ़िया है। पर प्रॉमिस क्या होता है? अब आप देख रहे हो, हमने शुरू किया था कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट से आए एग्रीमेंट में, अग्रीमेंट से आए हम प्रॉमिस पे। अब प्रॉमिस समझ लेते हैं, फिर ऑफर और प्रपोजल तो समझ ही लेंगे, और फिर इसको रिवर्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं दैट सेक्शन 2B क्या कहता है। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, अगर किसी भी पर्सन को किसी ने कुछ प्रपोज किया है, signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ प्रपोज किया है, कुछ ऑफर किया है, और सामने वाले ने उसके लिए हाँ कर दी, यार एक काम करते हैं, बहुत दिन हो गए, चल कल रात को ताज में डिनर करने चलते हैं। सामने वाले कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रपोजल एक्सेप्टेंस। एक ने बोला, दूसरे ने माना, तो इसमें क्या हो गया, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, और वो क्या बन गया, वो बन गया हमारा प्रॉमिस। सो व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड signifies his assent, then the proposal is said to be accepted। ओके, और इस एक्सेप्टेड प्रपोजल को हम कहते हैं प्रॉमिस। ओके, चलिए, तो कुछ ये पॉइंट्स हैं जिनको हमें बहुत ध्यान में रखना है इस डेफिनेशन से, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को याद करने का क्या तरीका, मैं ये बोल दूं, व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज assent to the proposal is said to be accepted and such accepted proposal is called promise। बड़ा डिफिकल्ट होगा, शायद कुछ लोग नहीं याद कर पाए, लेकिन अगर मैं इस डेफिनेशन को ब्रेक कर देती हूँ, कैसे ब्रेक करती हूँ, व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिसको ऑफर मिला है। इमेजिन करो, आप आराम से एक लाइब्रेरी में बैठे हो और पढ़ रहे हो, और अचानक आपको कोई आकर प्रपोज कर देता है। व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, यानी कि आप signifies his assent on the proposal which is made to him, और आप वो प्रपोजल सुन के इतनी खुश हो जाते हो कि आप हाँ भर देते हो। What have you done? You have signified your assent। तो आपको मिला प्रपोजल, आपने किया उसको एक्सेप्ट। ओके, स्टेप नंबर 2, तो वो प्रपोजल क्या बन गया, एक्सेप्टेंस बन गया, और वो एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है, किस चीज का प्रपोजल मिला था मैम हमें, साथ में पढ़ाई करने का। आपको पढ़ते हुए देख के एक बंदे को बहुत मजा आ गया कि यार कितना अच्छे से पढ़ रहा है, मैं भी उसके साथ जाके पढ़ लेता हूँ। वो आपको आके प्रपोज करता है, क्या मैं आपके साथ पढ़ सकता हूँ? आप कहते हो हाँ बिल्कुल, प्रपोजल एक्सेप्टेंस, है ना। अब वो एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन गया, प्रॉमिस। अब आप दोनों ने टाइम डिसाइड कर लिया, रोज सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक साथ में पढ़ेंगे। क्या बात है, जबरदस्त प्रपोजल मिला, है ना। यही सोच रहे थे ना तुम भी, कुछ और तो नहीं सोचा था ना? मतलब लाइब्रेरी में और कोई सोच भी क्या सकता है। ओके, क्या बात है सार्थक, ग्रेट ग्रेट। तो मुझे लगता है अब तो ये डेफिनेशन सबको याद हो जाएगी। व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, यानी कि हम, signifies his assent on the proposal, हाँ भर दे उस प्रपोजल पे, the proposal becomes accepted, और वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, और वो क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। So thus what we can say that an agreement is a result of offer plus acceptance। वैसे इन जनरल ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके बनता है प्रॉमिस, और वो जो प्रॉमिस होता है उसमें म्यूचुअल कंसिडरेशन आ जाता है। देखो भाई, रात को डिनर करने ताज तो चल रहा है, अपना खर्चा सब खुद उठाएंगे, है ना। चलो पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, लेकिन पिज्ज़ा ऑर्डर में कॉन्ट्री करेंगे। तो जब म्यूचुअल कंसिडरेशन है
तब वो बनता है अग्रीमेंट। समझ गए? राइट? ओके, चलो ये भी ठीक है, यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ गया। अब हम चलते हैं लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है। ये एक और अजीब सी चीज थी जो हमने पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट में, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है? तो एन एग्रीमेंट टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। अगर कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होनी चाहिए जो कि लीगली एनफोर्सेबल हो। अगर एक बंदा दूसरे बंदे को अपना घर बेच रहा था, अगर बाद में वो मना कर देता है मैं अब नहीं बेचता, तो उस केस में उसका लीगल ऑब्लिगेशन बनता है। अगर वो बाद में मना कर देता है तो उसको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। अच्छा, खरीदार मना कर दे तो उसको भी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो दोनों के बीच में क्या है? कानून आ गया, लीगल एनफोर्सेबिलिटी आ गई। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है? एक्सेप्टेड प्रपोजल या फिर अग्रीमेंट जिसमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी है। आओ हमारे मॉड्यूल का, आईसीआई मॉड्यूल का पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, बिफोर समवन आस्क्स मी मैम क्या आप आईसीआई मॉड्यूल कवर कराओगे? मॉड्यूल में तो बहुत कुछ है, हम लोग मॉड्यूल पढ़ना डिफिकल्ट होगा, और सबसे हमने सुना है मॉड्यूल तो पढ़ना ही चाहिए, बिना मॉड्यूल पढ़े नहीं रिजल्ट आता। बॉस, इट इज पार्ट ऑफ मॉड्यूल, समझ गए? टॉप सीक्रेट। ठीक है, सो मॉड्यूल में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी आपके नोट्स पे कवर्ड है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं हूं ना। मैम विल यू टीच होल सिलेबस? यस, आई एम टीचिंग होल सिलेबस। ओके मैम, आई एम अ फाउंडेशन स्टूडेंट ऑफ December 23 वर्सोगा लेक्चर। मैम थैंक यू सो मच। ओके, चलिए तो हम आगे का देखते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल सेज ए अग्रीज विद बी टू सेल अ कार फॉर ₹2 लाख टू बी। ए ने बी को अग्री किया कि मैं अपनी कार तुमको 2 लाख रुपए में बेचने को रेडी हूं। हियर ए इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी। बी के पास क्या है? बी के पास राइट है कि वो कार रिसीव कर सकता है 2 लाख रुपए पे करके। ओके, मैंने अगर प्रॉमिस किया कि मैं अपनी कार तुमको बेच रही हूं, तो मैं क्या करूंगी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं कार बेचूं, और आपके पास राइट है कि आप वो कार ले लो, लेकिन कब? जब आप मुझे पे कर दोगे उसके बाद। डू यू ऑल अंडरस्टूड दीज टर्म्स? है ना? अब हमने यहां पर देखो डिटेल में ये जो पीपीटी मैंने तुमको दिखाई ना, ये सारी चीजें समझी। हमने समझा प्रपोजल, हमने समझा एक्सेप्टेंस, इन दोनों को मिलाकर अग्रीमेंट कैसे बना, और हमने ये भी देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये जो छोटी छोटी चीजें सीखी हमने, उसके छोटे छोटे इक्वेशन सीखे हमने कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है अग्रीमेंट। डू यू वॉन्ट टू स्पेंड योर एंटायर डे विद मी? है ना, लाइफ थोड़ा सा लंबा हो जाता है। डे विद मी, ऑफर, सामने वाला क्या कहते हैं? हाँ हाँ, वाई नॉट, एग्रीमेंट। अरे ये जाने दो, छोटा सा एग्जाम्पल, किसी पार्टी में अगर कोई इंसान आपको डांस के लिए पूछता है, वहां भी ऑफर और एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन नहीं है। समझ गए? इसलिए लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। अच्छा, ये सारे टर्म्स तुमको समझ में आए कि नहीं आए? जल्दी से मेरे को बताओ। डू यू ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग टिल नाउ? यस यस यस। ओके, तो अब मेरा सवाल ध्यान से सुनना। आप पापा को बोलते हो कि पापा बस हो गया, अभी आई एम अ बिग बॉय, आई एम अ बिग गर्ल नाउ। ध्यान से सुनना। और क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अभी ना ऐसे ना बार बार आपसे पैसे मांगने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। आप मुझे मंथली पॉकेट मनी दे दो। पापा थोड़ी देर सोचते हैं, और सोचने के बाद कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें हर महीने 2,000 रुपए दूंगा, और उसमें तुम्हें तुम्हारा सारा खर्चा निकालना है। आप कहते हो ओके पक्का, प्रॉमिस। पापा कहते हैं ठीक है, इस मंथ के एंड पे आ जाना। महीने के एंड पे जब आप जाते हो पैसे लेने, तो पापा कहते हैं मैं नहीं देता तुमको पैसे, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्या आप पापा को कह सकते हो कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है ना? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम कह सकते हैं पापा को कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, आपने हमारे साथ धोखा किया है, आप
आपने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया, यू नो यू डिड रॉन्ग विद अस या ऐसा कुछ, कैन वी फाइल अ केस अगेंस्ट पापा? या देखो ऑफर था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, है ना, ऑफर था, उसमें उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट किया था, और ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद अग्री भी किया था, कंसिडरेशन भी था 2 रुपए, नहीं 2,000 रुपए, सॉरी 2,000 रुपए, एंड देन ही डिनाइड, ये तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ। एक चांटा पड़ेगा, नहीं वो ठीक है, वो सब ठीक है, वो जान दो, वो तो जज साहब देख लेंगे। आप ये बताओ कर सकते या नहीं कर सकते, है ना, उसके बाद पापा हमारे क्या हाल करेंगे वो सेकेंडरी है, लेकिन ये कर सकते हैं, पॉसिबल है कि नहीं है, ये बताओ। क्या बात है। इससे पहले मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया था ना, सब लोगों ने बोला था कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। पहली बार इतने इंटेलिजेंट बच्चे मिले जो सब पहले से ही कह रहे मैम नो नो, और एक दो तो रीजन भी बता रहे। जबरदस्त यार, कब से पढ़ रही हो जून 24 के लिए? वेरी सो प्राउड ऑफ यू गाइस, गजब, नेक्स्ट लेवल नॉलेज। ठीक है, आ जाओ फिर यहाँ पर। तो यहां तक हमने देखा था भाई कार नहीं देने पर तो हमारे अगेंस्ट कोई केस कर सकता है, लेकिन if father promises his son to pay him pocket allowance of ₹500 every month but refuses to pay later, son cannot recover by court of law from father. Why? Because it is a social agreement. सोशल एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पर एक्चुअली लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, हम तो ऐसे प्यार प्यार में बोल देते, एकदम से पापा को प्यार आया आप पे, बोल दिया उन्होंने हाँ हाँ बिल्कुल दे दूंगा, तुमको नहीं दूंगा तो किसको दूंगा, ये सब तुम्हारा ही तो है। तो अंदर से कई बार आवाज आती है फिर सब मेरा, ये तो दो ना, अभी जरूरत है ना, पर फिर बाद में नहीं देते हैं वो। तो यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, समवन आस्क्ड मी कि मैम एग्रीमेंट में कंसिडरेशन प्लस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कंसिडरेशन को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मजा आया सुन के? चलो बढ़िया, आगे चलो। तो यानी आप मम्मी पापा का लीगली कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओके, मुझे नहीं पता तुम लोगों को कंफ्यूजन हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो आई रियली फील कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, लेकिन अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो गया तो अभी वो कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं और देखते हैं कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। सो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज अग्रीमेंट। बहुत सारे प्रोमिसेस या कोई सिंगल प्रॉमिस जिसमें कुछ कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, जहां पर ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, उसे हम कहते हैं अग्रीमेंट। लेकिन जब एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होता है, कानूनन वो वैलिड हो जाता है, कानूनन ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है उसके ऊपर, तो हम कहते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट बहुत ही वाइडर टर्म है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा नैरो टर्म है। जब तक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आती है तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं एग्जिस्टेंस में आता है, तो इसलिए हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट उतना वाइड टर्म नहीं है जितना कि अग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज अ वेरी वाइड टर्म, क्योंकि वहां पर लीगल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है। पापा का और हमारा जो रिलेशन है, तो मम्मी का जो हमारा रिलेशन है, हमारा जो किसी और के साथ रिलेशन होगा, वो सब अग्रीमेंट्स है। हमने कुछ कहा, सामने वाले ने माना, ये हो गया अग्रीमेंट। लेकिन जब उस पर लीगल एनफोर्सेबिलिटी आ जाती है तब बनता है वो कॉन्ट्रैक्ट। तो हर किसी के साथ हम लीगल ऑब्लिगेशन थोड़ी क्रिएट करते हैं, दुनिया के साथ हम अग्रीमेंट करेंगे, कोई कोई होते हैं जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो अग्रीमेंट में नॉर्मली कई बार लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन ही नहीं होता है, तो उस हिसाब से पार्टीज को कोई लीगल राइट्स नहीं होते। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अगर करना है तो जरूरी है कि लीगल अथॉरिटी मिले। ओके, अग्रीमेंट्स जितने भी हैं वो जरूरी नहीं है कि सब कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ही। देयर कैन बी लॉट ऑफ एग्रीमेंट्स, है ना, मतलब हमारी बन तो बहुत लोगों के साथ सकती है, शादी एक के साथ ही होती है। You know, we may have think for a lot of people, but we will marry to only one person, no? So all the agreements may not be contract, but all contracts are agreement. भैया शादी के लिए बनना जरूरी है, you know? समझ रहे हो ना? बड़े समझदार हो। एनफोर्सेबिलिटी, एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है कानूनन ऑब्लिगेशन, कानूनन कार्यवाही कह सकते हैं। तो कानूनी कार्रवाई हर किसी पे नहीं कर सकते। ओके,
लेकिन हम लोग अग्रीमेंट काफी लोगों के साथ कर सकते हैं। आर वी गुड विद दिस? सेक्शंस की हेडिंग में क्या याद करना है क्या नहीं करना है मैं सब बताऊंगी। अभी का लेक्चर, आज का लेक्चर तुमको सिर्फ समझ में आना चाहिए। कोई भी टर्म, कोई भी वर्ड, कोई भी चीज अगर तुमको नहीं समझ में आई है तो मुझसे पूछ लो। उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि वो बहुत भारी भारी वर्ड होते हैं कभी कभी। उसकी जगह मैं तुमको उसका एग्जाम्पल दे के अंडरस्टैंडिंग बता दूंगी। सो जब कोई भी चीज स्टैम्प पेपर पर लिखी जाती है और उसमें हम लोग पेनल्टी क्लॉजेस डाल देते हैं। आप किसी के यहाँ पे जॉब करने जाते हो और आप उसका एग्रीमेंट साइन करते हो। एग्रीमेंट में लिखा होता है कि अगर तुमने नोटिस पीरियड नहीं पूरा किया तो तुमको ये कर लेंगे, है ना, तुम्हारे अगेंस्ट ये कर लेंगे, तुम्हारे अगेंस्ट वो कर लेंगे। तो क्या होगा? तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम कहते हैं एनफोर्सिएबिलिटी। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो हमारे ऊपर क्या होगा? चार्ज क्रिएट होगा। सिमिलरली उसमें सामने वाले पर भी होता है। अगर उन्होंने निकाल दिया तो वो इतना महीने का देना पड़ेगा उनको पेमेंट। तो वो भी कानूनन क्या है? ऑब्लिगेशन में बंधे हुए। ओके, सो इट्स अ बोथ वे थिंग। दोनों के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी। ठीक है, सो वापस से एक एक करके वापस से सारी चीजें मैं तुमको बता देती हूँ। देखो, पहला टर्म था, यहाँ नहीं, वो पीपीटी में दिखा देती हूँ तो ताकि तुम लोग को ज्यादा बेहतर समझेगा। तो हमारा पहला टर्म था ऑफर, राइट। ऑफर क्या होता है? ऑफर का मतलब होता है किसी ने किसी को कुछ भी प्रपोज किया, कुछ आइडिया दिया, कुछ करने या नहीं करने के लिए उसको मोटिवेट किया। ऑफर, प्रपोज, राइट। सामने वाले को वो जो प्रपोजल था, वो जो ऑफर था, वो अच्छा लगा, उसने क्या किया? उसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ यार, तेरा आइडिया बड़ा अच्छा है। सो ऑफर, एक्सेप्टेंस, दोनों मिल गए प्रॉमिस। ओके, चल यार आज पिज्जा खाने का मन है, डोमिनोज चलते हैं। हाँ हाँ चल। ऑफर, एक्सेप्टेंस, बन गया प्रॉमिस। एग्जैक्ट 3 बजे चलेंगे। वाह क्या प्रॉमिस है। लेकिन सुन सुन सुन, वहां पर पेमेंट आज तेरे को करना पड़ेगा, तेरे बर्थडे की पार्टी ड्यू है। इस पे अगर एक्सेप्टेंस आ गया तो बना एग्रीमेंट। क्यों? कंसिडरेशन आ गया यहाँ पर। ऑफर, एक्सेप्टेंस विद कंसिडरेशन, एग्रीमेंट। समझ गए? सो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस, डोमिनोज जाना था, दोनों को जाना था, अग्री हो गया, प्रॉमिस। लेकिन उस प्रॉमिस में पेमेंट कौन करेगा? जैसे ही वो डिसाइड हुआ, अग्रीमेंट। ओके, अब वो एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन उसके बाद में दूसरा बंदा कहता है यार ये हमेशा मेरे से पार्टी लेता है, तो वो उसको कहते हैं एक काम कर, लिख कर दे तू मेरे को, ये रहा 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, अब इस पे लिख कर दे तू मेरे को। नेक्स्ट टाइम जब हम डोमिनोज जाएंगे ना तब तू पे करेगा। और अगर वो लिखकर साइन कर देता है, लीगल एनफोर्सिबिलिटी। अगर तूने अगली बार पे नहीं किया तो तू मेरे को ना 5,000 रुपए देगा। लिख, ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई ना, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट, कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आई बात? चाहे दोस्त ही थे लेकिन उन दोनों के बीच में क्या हुआ? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई, क्योंकि कंसिडरेशन था, पैसा इन्वॉल्व था। अंडरस्टूड? समझ में आई ये बात सबको? तो आज ट्राई करना। मम्मी को जाकर बोलो मम्मी बहुत दिन हो गए यार आलू के पराठे नहीं खाए, प्लीज आप आलू के पराठे बना दो। अगर मम्मी हाँ कह देती है, प्रॉमिस, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, मम्मी पापा को बोलना बहुत दिन हो गया यार आज होटल चल के खाना खाते हैं और आज पापा पार्टी देंगे। अगर हाँ हो जाता है तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट तो मम्मी पापा के साथ कर ही नहीं सकते, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ गए ना? लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं है उसकी। यहां तक आई फील तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा। और तुमको नहीं पता, तुमने अपने चैप्टर का एक अच्छा पोर्शन कवर कर लिया है ये सब कुछ खत्म करते ही। ओके, मतलब इवन आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट टू सी यू गाइज आंसरिंग, टू यू नो
गिविंग करेक्ट आंसर के रिप्लाई, मतलब आ रहा है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट पर कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, हर कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, कोई भी लॉफुल चीज बनाने के लिए हमें ना कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती है। अरे यार, अगर शादी भी करनी होती है ना तो उसके लिए भी पंडित जी भी चाहिए होते हैं, जगह भी चाहिए होती है, लड़कियों को लड़के भी चाहिए होते हैं, लड़कों को लड़कियां भी चाहिए होती है, वो सारी चीजें चाहिए होती है। मैम, अगर हमने पेरेंट्स के साथ स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाया तो वो इम्पॉसिबल होगा? तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दैट इज आउट ऑफ लव, अफेक्शन। वो आपसे वापस क्या लेंगे? आपको पार्टी देकर? कुछ नहीं। टू वे रिलेशन नहीं है ना, समथिंग इन रिटर्न नहीं है ना उनके लिए, तो वो सोशल एग्रीमेंट है। इसीलिए आप उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसमें नॉर्मली कोई सजा नहीं होती, क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं होती। वो तो जितना कर रहे हैं उतना ज्यादा ही कर रहे हैं ना हमारे लिए। ओके, एंड डोंट वरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आगे और डिटेल में आने वाला है। ये तो शुरुआत है, अभी इंट्रोडक्शन है रे, पहला यूनिट है। कितने, तुमको पता है कॉन्ट्रैक्ट के कितने यूनिट है? टोटल 9 यूनिट्स है। तो ये जो भी चीजें मैं तुमको पढ़ाऊंगी ना यूनिट नंबर 1 में, हर चीज डिटेल में तुमको आगे मिलने वाली है। ओके मैम, एक क्वेश्चन था जो आपने 2 फ्रेंड्स का एग्जाम्पल दिया, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होने के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होता है तब हम सू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों के बीच में वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन से ज्यादा हिसाब किताब हो गया था। 3 बार से मैंने पार्टी दी, अगली बार तू पार्टी देगा, नहीं दिया तो तू मेरे को 5,000 रुपए देगा। सब कुछ तो वो है जो चाहिए, स्टैम्प पेपर भी है, साइन भी है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज प्रॉपर नाउ। ओके, राइट। ओके, तो जो भी चीज़ें आपको इंग्लिश में लिखने में दिक्कत होगी उसके लिए ही तो मैं आपको नोट्स दूंगी, उसी को तो आपको पढ़ना है और याद करना है ना? उसी के लिए तो हम चार्ट बनाएंगे, और वही चीज़ के लिए तो ये सारी मेहनत हो रही है। तो इसलिए ये सब चीज़ें समझ लो, और जैसे ये सारी चीज़ें तुमने एकदम फुल ऑन समझ ली, उसके बाद में हम लोग करेंगे। ओके, natural love and affection, the word I've used kashish is natural love and affection. Natural love and affection तब होता है जब पार्टी देते और काम खत्म हो जाता है ना, कॉन्ट्री कर लेते, काम खत्म हो जाता। जैसे ही उसे लीगल एग्रीमेंट में डाल दिया तो सिचुएशन अलग होगी। पेरेंट्स के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन माना जाता है जब आपका इस तरह का कोई रिलेशन नहीं होता। दैट कुड बी अ कमर्शियल रिलेशन ऑल्सो। ओके, इवन लेट मी टेल यू, अगर आपकी रियल ब्रदर सिस्टर भी है और उसके साथ आप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, जहां पर क्लियर टर्म्स और कंडीशन है, देना क्या है, लेना क्या है, सब कुछ क्लियर है, तो वो भी कवर्ड होता है हमारे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। पेरेंट्स के एग्जाम्पल में मैंने क्यों बोला कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि पेरेंट्स के केस में क्या हुआ, वो सिर्फ हमें देख ही तो रहे, ले थोड़ी रहे कुछ। अगर पापा रात को डिनर पर ले जाते और वो पैसे पे भी कर देते, आप वापस उनको क्या दे देते? कुछ नहीं। दैट वॉज नथिंग इन रिटर्न, इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पॉकेट मनी के बदले में आप क्या दे रहे हो पापा को? कुछ नहीं, नथिंग इन रिटर्न। तो व्हेन देयर इज नथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। समझ गए? अभी भी मैं तुम लोग को बोलूंगी, जितना जितना समझाया है उतना उतना अगर तुम लोग को क्लियर हो रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ इंट्रोडक्टरी यूनिट। हर एक चीज और बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, पर आई एम श्योर जितना मैं बता रही हूँ उससे तुमको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, राइट। नेक्स्ट, whenever you can give anything in return, ओके, वापस कुछ भी हिसाब किताब पूरा बैठ रहा है, इट इज नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब आपस में हिसाब किताब नहीं बैठ रहा है, एक पार्टी दे रही है, दूसरी पार्टी कुछ दे नहीं रही है, सिर्फ ले रही है, देन इट कैन बी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इफ देयर इज अ रिलेशन। ओके, चलो आगे बढ़ू। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? सबसे पहले मेरे को चाहिए अग्रीमेंट, आपसी सहमति। अग्रीमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल अग्रीमेंट, है ना। लाइक सिंपल सी चीज है, यू वेंट टू अ मार्केट जहां बहुत बार्गेनिंग होती है, आपको एक जैकेट पसंद आ जाता है और वो जैकेट लेने के लिए आप बोलते हो यार ये जैकेट बहुत अच्छा, भैया कितने का है? वो बंदा आपको कहता है कि 2,000 रुपए का। आप कहते हो अरे नहीं नहीं,
ये तो 300 रुपए में मेरा दोस्त लेकर आया अभी 2 दिन पहले, 300 में दे दो। वो कहता है भैया 1000 में ले जाओ। भैया बिल्कुल नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं इसके 400 रुपए दूंगा, इससे ऊपर तो नहीं दूंगा। मैंने कहता अच्छा 500 में ले जाओ, 500 से कम तो मैं नहीं करूंगा। कहते भैया ठीक है, आपकी भी नहीं मेरी भी नहीं, 450 में दे दो। और वो 450 में दे देता है। आप लेने को रेडी हो 450 में, वो देने को रेडी है 450 में। यहाँ आपका क्या हो गया, म्यूचुअल अग्रीमेंट हो गया, आपसी सहमति हो गई। समझ गए? ये क्या है, दिस इज वन ऑफ द असेंशियल एलिमेंट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, अग्रीमेंट चाहिए, आपसी सहमति चाहिए। दूसरी चीज, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब होता है बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, जब आप किसी चीज को हाँ कर देते हो। ओके, नाउ लिसन टू मी। एक सिचुएशन मैं आपको देती हूँ और आप उसको सुन के कहना कि क्या ये आपकी मर्जी से हुआ या आपके ऊपर जोर जबरदस्ती हुई। ध्यान से सुनना। तो आज शाम को एक पापा के ऑफिस की पार्टी है जहां जाने का ऐसे आपका मन नहीं है। मम्मी आकर आपको कहती है कि चलो चलो फटाफट रेडी हो जाओ, शाम को पार्टी में जाना है। यू विल लाइक नहीं नहीं मेरा मन नहीं है जाने का। तो फिर मम्मी कहती है हाँ हाँ सही बात है, क्यों चलोगे तुम हमारे साथ पार्टी में, इसीलिए तो ये बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं तो ये सब चीजें हो जाती है। पता है उनका 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 अरे शर्मा जी का बेटा हर पार्टी में आता है और सबके साथ इतना अच्छे से रहता है, पर हम क्या करें, हमारा तो बच्चा है ही ऐसा, हमारी सुनता ही कहाँ है। अरे मैं परेशान हो गई हूँ लोगों के ताने सुन सुन के कि तुम्हारा कभी बच्चा आता ही नहीं है पार्टी में। मैं क्या जवाब दूं उनको, पर कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें कौन फोर्स कर सकता है, मत चलो। पर हाँ ठीक है ना, अब तुम्हारी भी कोई मीटिंग होगी, कुछ भी होगा, तो मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, या तो कभी भी कहीं जाना होगा तो प्लीज अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए भी मुझसे बिल्कुल मत पूछना। तुम्हें तो पढ़ना है ना, पढ़ो बैठकर, आज के बाद कोई पार्टी अगले 1 महीने तक तुम नहीं अटेंड करोगे। ये सुनते ही आप कहते हो अरे नहीं नहीं मम्मी मैं चल रहा हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल, कितने बजे तक रेडी होना है, मैं तैयार हूँ। इस सिचुएशन में जो भी आपने कहा और किया, क्या उसमें जेन्युइनली आपकी खुद की मर्जी थी, क्या इनडायरेक्ट किसी का दबाव था? क्या लगता है आपको? मैम ये तो बहुत फोर्सफुल था जो मम्मी ने हमारे साथ किया। मतलब ऐसा लगता है ये तो किसको जाके कहें, किसी को दिखेगा भी नहीं। अगर इससे तो कोई मार पीट देता तो हम निशान दिखा देते कि हमारे साथ क्या होता है। ये जो होता है ना इमोशनल अत्याचार, ये तो हम ही समझ सकते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। नहीं आया, मैं भी समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी होता था। तो ये जो इमोशनल अत्याचार है, अगर वो हो रहा है किसी के साथ तो हम नहीं कहेंगे फ्री कंसेंट है। सिचुएशन नंबर 2, एक पर्सन है, उसको बोला जाता है कि हम तुम्हारा घर खरीदना चाहते हैं। वो कहता है मुझे घर बेचना ही नहीं है। तो अचानक से कहीं से गन निकल के यहाँ आती है और उसके सर पे रख दी जाती है और उसको बोलते हैं अभी भी नहीं बेचना है तुमको तुम्हारा घर। कहता है नहीं नहीं बिल्कुल बेचना है, अभी साइन कर देता हूँ। इज इट अ फ्री कंसेंट, अपनी मर्जी से किया हुआ ट्रांजैक्शन? यहां पर भी दबाव है, अलग तरीके का है ना। तो फ्री कंसेंट जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें 4 चीजें पढ़ते हैं, CUFM। कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। खैर ये CUFM हम आराम से पढ़ेंगे और एक एक चीज समझेंगे, डिटेल में समझेंगे जब ये आएगा टॉपिक तब। लेकिन कॉजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, इसमें से अगर कुछ भी है, जिसके 2 एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिए हैं, चाहे जोर जबरदस्ती है या फिर किसी पे किसी तरीके का प्रेशर डाला हुआ है, तो हम नहीं कहते हैं कि फ्री कंसेंट है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई सिचुएशन है जहां पर मैं मकान बेचना चाहती हूँ, आप खरीदना चाहते हो, आप मुझे पैसे देने को तैयार हो, मैं आपको मकान बेचने को तैयार हूँ, हम दोनों के बीच में आपसी सहमति अपनी मर्जी से है, इट इज अ फ्री कंसेंट। तो अमाउंट हमने मिलकर डिसाइड किया, एग्रीमेंट हमारी इच्छा से हुआ, हम दोनों के बीच में आपसी सहमति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देख लेते हैं क्या हम लोग कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। नाउ व्हाट इज कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी? ध्यान से सुनना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, एक्चुअली आई वुड से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि 2 पार्टीज के बीच में आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो अगर
पार्टीज कुछ क्राइटेरिया फॉलो करती है, जिसमें से पहला है कि दोनों पार्टीज मेजर है। नाउ व्हाट इज मेजर? ओके, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है अच्छा दोनों में से कोई भी पार्टी माइनर नहीं होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज माइनर? सो एनीवन हु इज ऑफ एज बिलो 18 ईयर्स, किसी की भी उम्र अगर 18 साल से कम है तो वो है माइनर, और माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर आपकी एज 18 ईयर्स या उससे ऊपर है तो आप मेजर हो, और अगर आप मेजर हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो पार्टीज का कॉम्पिटेंसी क्या होना चाहिए? 18 प्लस का एज। हाँ, ये तो समझ में आ गया है ना, ये समझ में आ गया, पहला पॉइंट क्लियर है, 18 प्लस। एनीवन हु इज माइनर, ओके। तो ये बात आप अपने नाम से कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट मत करना जब तक आप मेजर नहीं हो सकते, क्योंकि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होगा। ओके, दूसरी चीज, दूसरी ध्यान से सुनना, जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग वर्ड, अनसाउंड माइंड मतलब पागल। समझ रहे हो? देखो मैं तुमको एक और चीज समझाती हूँ। लॉ जब हमने बनाई या लिखी तो हमने लॉ कहाँ से ली? ब्रिटिशर्स से। और ब्रिटिशर्स की जो इंग्लिश है ना उसमें काफी तहजीब है, इतनी बढ़िया तहजीब है ना कि वो एकदम ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं बोल देते। सी, हम किसी को बोलते हैं मतलब मारवाड़ी में तो और भयंकर होता है, मतलब मैं राजस्थान से हूँ तो मारवाड़ी में नहीं बोलते किसी को कि अंधा है क्या, है ना। लाइक मेरी जैसे आदत थी, मैं जहाँ भी चलती थी और एकदम कहीं से भिड़ जाओ, कुछ हो जाओ और उससे कुछ गिर गया, है ना, तो नो वन विल से कि अंधा है क्या, अंधो है कहीं, वो और ऐसा इंसल्टिंग फील होता था। ओके, फिर हम हिंदी पे आते हैं, हिंदी थोड़ी सी बेटर है। हमारे यहाँ पे संस्कृत में बहुत अच्छे अच्छे शब्द आते हैं। सिमिलरली इंग्लिश, एक अमेरिकन इंग्लिश है जो बहुत ब्लंट है, क्लियर है। आर यू मैड? आर यू इनसेन? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? यू नो, ऐसे ऐसे वर्ड्स है जहाँ पे बोलने के तरीके से, लहजे से ही लग रहा है कि आप इंसल्ट कर रहे हो किसी की। करेक्ट। हाउएवर जब हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं वहां पे ये सब नहीं कहते। ओह, आर यू अनसाउंड माइंड? वो नहीं कहेंगे, ब्लैक मारवाड़ी बोलते हैं टाबर है, बच्चा है ना, छोटी बच्ची हो क्या, आर यू अ चाइल्ड, यू नो, ये सारे वर्ड्स नहीं होते। वहां क्या होता है? ओह, ही इज माइनर। ओके, आधी दुनिया ये सोच के परेशान कि माइनर क्या होता है। सिमिलरली हमें अगर किसी के किसी कमी के बारे में बताना है तो हम कहेंगे ना, दिस पर्सन इज ब्लाइंड, दिस पर्सन कैन नॉट वॉक, यू नो, डिसेबल्ड है, ये वो। वहां बोलते हैं दे आर स्पेशली एबल्ड। अब ये स्पेशल वर्ड तो इतना ट्रिकी है ना ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज में कि अगर किसी को बोलते हैं ना दिस पर्सन इज स्पेशली स्किल्ड, स्पेशली स्किल्ड मतलब एक्चुअल स्पेशल स्किल नहीं है, जो नॉर्मल स्किल है वो नहीं है उसके पास, इसलिए स्पेशली स्किल्ड। वैसे स्पेशली एबल्ड है ना, तो बड़ी इज्जत से वो लोग कोई भी चीज बताते हैं। वैसे ही यहाँ पर किसी को एवं नहीं बोलेंगे पागल है, वो क्या कहेंगे? ओह, दैट पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ही इज अ माइनर। यू नो, हमें ऐसा लग रहा है इज्जत हो रही है, एक्चुअली इज्जत से बेइज्जती हो रही है। वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर वो बोल रहे हैं बच्चा है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, हाँ दिमाग खराब है इसका, ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। समझ गए? राइट, हाँ एग्जैक्टली। तो लॉ इज वेरी क्लासी, यू नो, हम किसी के लिए कुछ गलत भी बोलते हैं तो भी बड़े क्लासी तरीके से बोलते हैं ताकि सामने वाले को बुरा नहीं लगे। तो हम बोलते हैं ओ, अ माइनर कैन नॉट डू अ कॉन्ट्रैक्ट, नेवर माइंड। अ पर्सन विथ अनसाउंड माइंड कैन नॉट डू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब पता नहीं अनसाउंड माइंड क्या होता है, मतलब माइंड में साउंड नहीं सुनाई दे रही है, अनसाउंड हो रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है ना, तो समझ ही नहीं आता है लोगों को, बट हमें पता लगता है। ओके ओके, चलो। सो माइनर हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया। तीसरा और क्या होता है? और अगर लॉ उसे कॉन्ट्रैक्ट करने से मना करता है ना, कानून ही कह देता है कि भैया ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऐसा इंसान भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ऐसा कौन होता है? इंसॉल्वेंट। एक ऐसा इंसान है ना, एक ऐसा इंसान जो अपने पुरानी लाइबिलिटीज ही नहीं पे कर पा रहा है ना, खुद हाथ खड़े करके बैठा हुआ है, मैं तो नहीं पे कर सकता, मेरी सारी एसेट्स बेच दो तो भी नहीं पे कर सकता, उसको कैसे दोबारा किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने दे? आगे की लाइबिलिटियां कैसे पे करोगे जो पुरानी लाइबिलिटी नहीं पे कर पा रहे हो? समझ गए ना? इनकॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। तो कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? माइनर नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड वाला पर्सन नहीं कर सकता, और समवन हु इज बीन refused by the law, that person is not eligible to enter into any contract.
एग्जाम्पल इंसॉल्वेंट, दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। चलो एक और अब इसमें चीज, अब आपको पता है आपने बहुत अच्छी सीख ली आज के सेशन के बाद। क्या मतलब नॉर्मली पूरी दुनिया ना अलग तरीके से गालियां देती है। जब भी कोई कुछ कर दे, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप मतलब हम लोग कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, बेवकूफ, गधे, उल्लू, है ना। अब हम ये सब नहीं बोलेंगे, अब हम उसको बोलेंगे ओह जान दे, आई डोंट वांट टू डिस्कस विद यू, यू आर इन एनी केस ऑफ अनसाउंड माइंड। समझ ही नहीं आएगा सामने वाले को। ओ यू बेटर बी क्वाइट यू इंसॉल्वेंट, वो भी नहीं समझ में आएगा, है ना। मतलब आप बड़ी बड़ी भारी भारी चीजें भी बोल दोगे ना, समझ नहीं आ जाएगा। ओ आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी आर्ग्यूमेंट विद अ माइनर लाइक यू, बस मजा आ गया। मतलब आपने बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोल दी, सामने वाले को समझ ही नहीं आई, कितना मजा आएगा। ओके मैम, क्या कोई ओल्ड पर्सन कर सकता है? तो व्हेन आई सेड अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का डेफिनेशन बहुत बड़ा होता है। अनसाउंड माइंड जरूरी नहीं है कोई इंसान पागल ही हो। अनसाउंड माइंड मतलब जब आप अपनी नॉर्मल मेंटल स्टेट में नहीं है। नॉर्मल मेंटल स्टेट में नहीं है मतलब पॉसिबली एक पर्सन जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, वो अपने साउंड माइंड में नहीं है ड्रिंक करने के बाद, है ना। अगर कोई ओल्ड पर्सन है, समवन हु इज इन ओल्ड एज, और वो दवाई के नशे में है, या फिर उनकी तबीयत खराब है, या फिर नॉर्मल पर्सन को भी जब हैवी फीवर होता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, तो उस पीरियड में वो क्या होता है, अपने साउंड माइंड में नहीं होता। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस समय आप साउंड माइंड में होने चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, एज आई सेड डिटेल में ये सारी चीजें आगे है, अभी तो हम सिर्फ इंट्रो कर रहे हैं। मैम चैप्टर 1 कितने मार्क्स का है? आज से ही नोट लिखना शुरू होगा क्या? जी नहीं, आज से नोट लिखना बिल्कुल चालू नहीं होगा। आज हम पूरा चैप्टर समझेंगे, मतलब पूरा मतलब आज नहीं होगा, लाइक हम लोग ज़्यादातर चैप्टर आज समझेंगे, जितना जितना आज टॉपिक कवर करना है, जितना प्लान है उतना। एंड नोट्स राइटिंग जब हम थोड़ा सा सब्सटैंशियल कवर कर लेंगे उसके बाद में चालू करवाऊंगी, नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा। अभी मज़ा आ रहा है समझने में, मतलब मुझे बताओ तुम लोग इन्जॉय कर रही हो या नहीं कर रहे हो लेक्चर को? साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, माइनर, हाउ यू लाइकिंग ऑल दीज टर्म्स? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफी लोग होंगे जो पहली बार ये टर्म सीख रहे होंगे, इजंट इट? मजा आ रहा है ना? बस वही वाली बात है। देखो एक सिंपल सी चीज समझ लो, लॉ पढ़ने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मजा आना चाहिए। अगर मजा ही नहीं आ रहा है तो लॉ ही क्या पढ़ा। ओके लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टर्म है लॉफुल कंसिडरेशन, बहुत ध्यान से सुनना। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द टर्म सुपारी? सुपारी पता है आपको? कुछ भी नोट नहीं करना तुम लोग, ऐसे नोटबुक के अंदर पेन को डालो, उसको बंद करो और ऐसे साइड में रख दो। नहीं लग रहा ना? मैं तो कह रही हूँ अर्पिता, तुम लोग बचपन से लॉ पढ़ रहे हो, पता नहीं तुमको किसने कह दिया तुम पहली बार लॉ पढ़ रहे हो। मतलब दिस इज द ओनली सब्जेक्ट जो तुमने स्कूल जाने से पहले पढ़ना चालू कर दिया था, पता है? लॉफुल कंसिडरेशन से पहले मैंने क्या बोला था? हाँ, हैव यू हर्ड अबाउट सुपारी? सुपारी 540 रुपए किलो। थैंक यू राज। तो मैं वो जो सुपारी होती है ना, आखी सुपारी, जिसको कभी कभी हम गणपति भी बना देते हैं, या फिर जो लोग खाते भी हैं, मैं वो वाली सुपारी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं वो सुपारी की बात कर रही हूँ जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं और उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी को मारने का। ठीक है, तो बी ए बी के पास जाके कहता है मैंने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा निशाना कभी चूकता नहीं है, तो मैं तुम्हें एक इंसान की फोटो दे रहा हूं और जाओ जाके उसको उड़ा दो। तो बी कहता है ठीक है, लेकिन तुम उसके लिए मुझे पे कितना करोगे? वो कहता है मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। बहुत ही बढ़िया। वो कहता है मैं सारा पैसा ना ऐसे एडवांस में लेता हूँ। कहता है ये लो। वो उसे 5 लाख रुपए एडवांस में दे देता है, लेकिन ये जो हमारा बी है ना, बी, ये जाके मर्डर ही नहीं करता। ए को गुस्सा आ जाता है, ए बी के अगेंस्ट कोर्ट में जाता है और केस कर देता है। बकायदा रिटर्न में होता है ना, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कि वो उसका जाके मर्डर करेगा, और करता ही नहीं है। तो वो जाता है कोर्ट में और कोर्ट में जाकर केस कर देता है बी के अगेंस्ट कि देखो इसने मेरे 5 लाख रुपए लिए और मारा भी नहीं जाकर। तो बी कहता है हाँ, मतलब कंसिडरेशन लिया मैंने, लेकिन इसने जो कंसिडरेशन मांगा था इस 5 लाख के बदले में वो लॉफुल नहीं है।
किसी को मारना लीगल थोड़ी है। तो अगर इलीगल कंसिडरेशन चाहिए इसको मेरे, देखो कंसिडरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। उसको क्या मिला, 5 लाख, उसके बदले में उसने क्या मांगा, मारना। वो कहते हैं मारना तो लीगल ही नहीं है, वो इलीगल है। अगर इलीगल है तो मैं नहीं करूंगा, कर लो जो करना है, कर लो जो करना है, क्या ही करेंगे, इलीगल ही था, कोई फोर्स नहीं कर सकता अब उसको किसी को मारने के लिए। आप एक बार सोच के देखो, मतलब जस्ट इमेजिन सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ना, इमेजिन द सीन, मतलब सोच के ही मजा आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सीन चल रहा है और वकील कहता है मेरे काबिल दोस्त अब बताए कि उनका जो मुवक्किल है उसने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर भी जाकर नहीं मारा, तो क्या ये सही है? हाँ सही है। जज थोड़ी बोलेगा जाके मार तो जिसने मारने का वो दिया था पहले, तो उसी को जेल में डालेंगे ना। तो कंसिडरेशन भैया लॉफुल होना चाहिए। ओके, अब मुझे नहीं पता तुम लोग के साथ कभी होता है या नहीं, कभी कोई रिश्तेदार या कभी कोई पड़ोसी, यू नो, दे एक्चुअली कम ऑन आवर नर्व्स। कभी कभी इतना तेज गुस्सा आता है उन लोगों पे, सच्ची में लगता है जाके उनके शीशे फोड़ दो, कार तोड़ के आ जाओ। या तो एग्जाम टाइम में जोर जोर से म्यूजिक आएगा, मतलब म्यूजिक इन द सेंस भजन भी चल रहे हैं, तो भी भैया प्रॉब्लम ही है ना, राइट। तो बहुत जोर जोर से म्यूजिक आता है, वी फील सो इरिटेटेड। या फिर कभी ये लोग हमारे घर में आ जाएंगे और हमें परेशान कर लेंगे। हमें परेशान मतलब डायरेक्टली हमें कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली मम्मी पापा के पास आके कुछ ना कुछ डायलॉग मारेंगे। जैसे मेरे जो नर्व्स पे चीजें चढ़ती थी वो ये थी कि कोई आता था और मेरे पापा को बैठ के ऐसे मत समझा रहा है, कितना खर्चा कर रहे हो आप इसकी पढ़ाई में, तुमको पता नहीं है क्या कि अल्टीमेटली इसकी शादी में तो उतना ही खर्चा होगा, तो आप इसकी पढ़ाई में इतना खर्चा क्यों कर रहे हो। इतना गुस्सा आता था यार, तुमसे थोड़ी पैसे मांगने आ रहे, राइट। तो इट हैपन, देयर आर फ्यू पीपल हु, है ना, ये वाला रिएक्शन होता है हम सबका। तो उन लोगों पे अगर हमें बहुत गुस्सा आ गया, हम कुछ कर तो सकते नहीं, हम तो कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर है नहीं कि किसी को सुपारी वुपारी दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बार हमारे दोस्त के साथ बैठे होते हैं, तो कहते पता है यार इतना गुस्सा आया मेरे साथ, ये हुआ, वो भी बता रही, पता है मेरे को भी इतना गुस्सा आया, पता है उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो आप और आपका दोस्त मिलकर आपस में कहते हो यार अब बस, अब नहीं सहेंगे हम, और आप दोनों मिलकर आपस में डिसाइड करते हो चल एक काम कर, ये ले तू पकड़ मेरी हॉकी स्टिक और दे तेरी टेनिस बॉल, आज तो जाके काम ही खत्म करते हैं, मैं जाके उसकी खिड़कियां फोड़ता हूँ, है ना, तेरे रिश्तेदार की खिड़कियां मैं जाके फोड़ता हूँ, और तू एक काम कर, तू मेरे रिश्तेदार की जाके कार फोड़ के आ जा और फिर भाग जाना। नॉट बैड, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन डू यू थिंक जो ये जो तुमने आपसी कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस है, आपस में क्रॉस कंसिडरेशन भी है, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, वो तुम्हारा काम कर रहा है तुम उसका काम कर रहे हो, पर जो इसके बीच का जो लीगल ऑब्जेक्ट है, क्या वो ऑब्जेक्ट लीगल है? मतलब तुमको लगता है तुम्हारा बेस करेक्ट है? आंसर इज नो, इट इज इलीगल ऑब्जेक्ट। दोनों भी जो कर रहे हो वो गलत है ना, दोनों की भी जो बेस है, जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस ही लीगल नहीं है, राइट। सो यहाँ भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। सो बेसिकली अगर हमें एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, सही कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, अग्रीमेंट होना चाहिए, आपसी सहमति होनी चाहिए, अपनी मर्जी से दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आई हो वो चाहिए, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, है ना, बकायदा चीज भी लीगल हो और पैसा भी लीगल हो, ऑब्जेक्ट भी लीगल हो। हमारा कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। कुछ कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एकदम सामने ही है, अरे पागल है क्या, ये चीज तो वैलिड हो ही नहीं सकती, वैसा ना हो, है ना। तू एक काम कर, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, बहुत स्टाइल मारती है अपने फोन को लेकर, जाओ उसका फोन तोड़ के आ जा, उसके बदले मैं तेको 5,000 रुपए दूंगा। इट इज एक्सप्रेसली वॉइड, यू कैन नॉट जस्ट गो एंड थ्रो अवे समवन्स फोन। एक काम करते हैं, बहुत दिनों से देख रहा हूँ उसकी कार बहुत नहीं है ना, एक काम करते हैं, कार को नॉर्मल कर देते हैं, चल उसकी कार में डेंट दे के आते हैं। नो, इट इज नॉट लीगल, इट इज एक्सप्रेसली वॉइड। एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो सामने दिखते हुए ही हमें लगती है कि नहीं यार ये तो गलत है,
दैट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। इसके लिए हम लोग सेक्शन 24 से 30 पढ़ेंगे आगे, अभी फिलहाल इतना ही। यहां तक मुझे बताओ तुमको सब कुछ समझ में आया, मजा आया? मैम कोई दवा करता है कि मैं मेरे हुए इंसान को, हाँ कोई दावा करता है कि मैं मरे हुए इंसान को जिंदा कर दूंगा। कम ऑन, करके दिखाओ। अरे वो तो जान दो, वो तो बहुत बड़ी बात है निहारिका। इमेजिन कोई दावा करता है, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग। सितारे नहीं हो गए, पापा जी की दुकान हो गई जहां से चॉकलेटें तोड़ के लानी है। कुछ भी, इट इज एक्सप्रेसली वॉइड। मतलब वो तो ठीक है, इन लोगों को ऐसी अजीब से डायलॉग्स और अजीब से गाने गाने के बाद भी कोई मतलब मान लेता है उनकी बात। बोलना चाहिए ना, जा बेटा 16-17 जान दे, 1-2 ही लेकर आ जा, है ना, वो ही देख लेंगे। तारे नहीं हो गए भाई इनकी कबर्ड में रखी हुई, एक्चुअली इनके टॉवेल हो गया कि निकाल कर ले आएंगे। कुछ भी, दिस इज ऑल एक्सप्रेसली वॉइड। ओके, मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकूं, दे के दिखा, कोशिश तो कर। चांद लेकर आएंगे, हाँ हाँ, आधी जमीन तो अर्थ की तुम्हारे नाम पर है ना, कि चांद जमीन पे पहले तो तुम लेकर आ जाओगे, रखने की भी तुमको जगह मिल जाएगी। कुछ भी, कुछ भी। बेचारे नासा वाले, इसरो वाले तो बेवकूफ हैं जो चंद्रयान बना बना के भेज रहे हैं। हाँ, I know। इनको बोलो कि 1 महीने तक दूध का पैकेट ही लेकर आ जाओ, कुछ भी। तो दीज आर ऑल वॉइड। वॉइड का मतलब पूछा था ना तुमने, जी मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया। वॉइड, समथिंग विच कैन नॉट हैपन एट ऑल। ओके, तो अगर कोई भी इंसान आपको ऐसे प्रोमिस करता है, इट इज एक्सप्रेसली वॉइड। कुछ भी, मतलब लिटरली उसका रिएक्शन आता है कुछ भी। चांद तारे क्या करेंगे, उसको तो रख भी नहीं सकते कबर्ड में, पहन भी नहीं सकते ज्वेलरी की तरह, कपड़ों की तरह, सैंडल की तरह। क्या ही करना है उसका, बताओ? सही बात है ना? अग्रीड। आगे बढ़ जाओ। चलिए, तो हमने अभी देखा कि सेक्शन नंबर 10 में कुछ चीजें थी। क्या क्या चीजें थी, है ना? सेक्शन 10 में था कुछ भी सुनने में अच्छा। यार ऐसी चीजें सुनने में भी अच्छी नहीं लगती है, बट ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लेती हूँ। एनीवेज, सो हमने सेक्शन नंबर 10 में कुछ चीजें पढ़ी अभी तक कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल क्या क्या है। तो हमने देखा अग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, अपनी मर्जी से होना चाहिए, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट लीगल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए जो करना ही पॉसिबल ना हो, जैसे ये चांद तारे तोड़ना, है ना, मरे हुए इंसान को जिंदा करना, ऑल दोस थिंग्स शुडंट हैपन। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेक्शन 10 कहीं ना कहीं लिखना भूल गया या जानबूझकर इन्होंने नहीं लिखी, लेकिन वो भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होनी चाहिए। अगर हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें वो सारी चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, देयर हैज टू बी मिनिमम 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। ओह, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है वो नहीं लिखा हुआ है, कम से कम 2 तो होनी चाहिए। बट मैम मैं अपनी फेवरेट हूँ, क्या मैं अपने साथ खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती? मतलब बहुत टाइम हो गया ऐसे, लाइफ में कुछ फन नहीं है। सो कैन आई डू समथिंग लाइक आई हैव दिस फोन एंड कैन आई सेल दिस फोन टू माई सेल्फ? नो। ओके, मैं अपने घर को अपने नाम कर सकती हूँ? नो। पर आपको पता है कुछ एक्सेप्शन है इसके भी, बाद में बताऊंगी। लेकिन इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट की 2 पार्टीज होनी चाहिए। इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट की 2 पार्टीज कंपलसरी है। नंबर 2, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कभी भी जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो वहां पे एक इंटेंशन होना चाहिए कि हमें आपस में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। मैं लॉफुली आपके साथ लीगल रिलेशन में एंटर होना चाहती हूँ, तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसे ही मजाक मजाक में कुछ कह देने से, बात कर लेने से लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट होता है। ओके, सो कभी कभी मैं ऐसे कुछ वीडियोस देखती हूँ, कुछ ऐसे लाइक रील्स या वीडियोस आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं, जहां पर मैं देखती हूँ ऐसे रोड पे चलते चलते कुछ प्रैंक हो रहा है। अब प्रैंक में किसी ने आपको कुछ कहा, आपने वापस उसको कुछ कहा, दैट इज नॉट अ इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। वहां पर थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ऐसे खड़े खड़े। ओके, नेक्स्ट, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। नॉट ओनली बाय सेइंग कि हाँ मैं तुम्हारे साथ लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने को तैयार हूँ,
तुमको लीगल प्रोसीजर भी तो फॉलो करना पड़ेगा। आपने किसी को प्रपोज किया, सामने वाले ने हाँ कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसको अच्छा लग रहा था कि आपके साथ डिनर डेट पे चला जाए, हो सकता है लीगल रिलेशनशिप में एंटर ना होना चाहता, तो उसके लिए इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। और अगर इंटेंशन है तो लीगल फॉर्मेलिटीज भी फिर पूरी करनी पड़ेगी। घर वालों से मिलने चलना चाहिए, समझ गए, या चलनी चाहिए, जो भी है, तो पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, सारे हमारे रिचुअल्स पूरे करने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं लीगल रिलेशनशिप होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। देयर हैज टू बी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ध्यान से सुनना, हमारी हिंदी मूवीज में ऐसा कई बार होता है। ओके, इमेजिन अ टिपिकल अरेंज मैरिज वाला सेटअप। ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक टिपिकल अरेंज मैरिज वाला सेटअप है जहां पर लड़की वाले लड़के वालों का वेलकम करने के लिए रेडी होते हैं। ओके, बहुत सारा नाश्ता, चाय वाय सब कुछ रख दी जाती है उनके सामने, और जब सब कुछ हो जाता है, समोसा वमोसा सब खा लेते हैं, उसके बाद में सामने से आवाज आती है, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, लेकिन हमें आपकी छोटी वाली बेटी पसंद आई है। बॉस, ऑफर छोटी वाली का था ही नहीं, ऑफर बड़ी वाली का था, ऑप्शन थोड़ी था, समझ गए। सो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हैज टू बी वेरी मच क्लियर, देयर हैज टू बी अ डेफिनेट मीनिंग टू इट। जस्ट अ सेकेंड। ए बी को कहता है मुझे तुम्हारा फोन बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारा फोन खरीदना है। बी कहता है ठीक है खरीद लो। दोनों ने ये तो डिस्कस ही नहीं किया कौन सा वाला फोन। बी के पास 4 फोन थे, देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, राइट। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, देयर हैज टू बी अ क्लियर क्लीन चिट मीनिंग कि भैया किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी मैंने कहा, चांद ताले तोड़ के लाना, मैं जादू से तुमको खजाना दिलवा सकती हूँ, अरे तुम ना ऐसे आंखें बंद करो और मैं मैजिक से तुम सबको फाउंडेशन क्लियर करवा दूंगी। इट इज नॉट पॉसिबल, 100% नॉट पॉसिबल। ओके, तो कोई मैजिक सीए फाउंडेशन नहीं क्लियर करवा सकता अनलेस एंड अनटिल वी पुट हार्ड वर्क। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। तो कोई भी काम कर रहे हो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो ऑफर कभी ऑप्शनल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर सामने वाले का इंटेंशन है ऑप्शन देने का तो हो सकता है, सामने वाला आपको ऑप्शन देना ही नहीं चाहता है तो फिर कैसे होगा ऑप्शनल, समझ गए। सो इफ द अदर पार्टी वांट्स टू गिव एन ऑप्शन, मेरे पास 4 कार है, आप कोई भी ले लो, तो आप सिलेक्ट कर लो मुझे ब्लैक वाली चाहिए। अगर आप ब्लैक वाली कार फाइनली सिलेक्ट करते हो, वो भी एग्री कर देता है, इट इज सर्टेन। हावेवर आप कहते हैं यार मुझे तेरी कार खरीदनी है, वो कहता है ले लो, आपने भी नहीं बताया, उसने भी नहीं बताया कौन सी, आप सोच रहे हो काली वाली, वो सोच रहा है लाल वाली, नो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, राइट। ओके, सो 2 पार्टीज, इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, लीगल रिलेशनशिप या लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, और परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए। आइए देखते हैं सेक्शन 10 यहाँ पर कुछ कह रहा है। सेक्शन 10 क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 10 कह रहा है all agreements are contract if they are made with free consent of parties, competent to contract, for a lawful consideration, with a lawful object, and not expressly declared void। जो 5-6 पॉइंट पढ़े थे ना ऊपर, उसी को डेफिनेशन में डाल दिया। अब में से काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे ना मैम लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है, आ जाओ समझ लो। सो सेक्शन नंबर 10 क्या कहते हैं? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। हमने क्या पढ़ा था? अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। सो एग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, थर्ड एंड एक्सप्रेसली एंड शुडंट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। सिंपल। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लीगली एनफोर्सेबल अगर मुझे बनाना है तो उसमें ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, समझे। लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करना मतलब अगर घर ए से बी को ट्रांसफर करना है तो हमें एक्चुअली ट्रांसफर अथॉरिटीज के पास जाना पड़ेगा, दोनों को थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ेगा, दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए। ओके, मैंने अभी बताया था। सो लाइक वॉइड वर्ड का मतलब होता है कैंसल्ड, राइट। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली इंग्लिश वाला कैंसल्ड, यहाँ पर वॉइड मतलब यार ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है,
समथिंग विच के नॉट हैपन एट ऑल, दैट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। उसको देखते ही हम नहीं कहते यार ये तो इम्पॉसिबल है। अच्छा ये टूटा हुआ कांच जोड़ के बता दो, टूटा हुआ ग्लास जोड़ के बता दो, वॉइड, इम्पॉसिबल, वी कैन नॉट डू इट ओनली। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में हम कैसे एंटर हो? ओके तो फिर एक काम करो कि सामने एक नदी है ना, उस नदी में आप ये काउंट करके बता दो कि कितने ग्लास पानी है, वॉइड, वी कैन नॉट डू इट। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, वॉइड, नहीं कर सकते, गॉट इट, वॉइड। तो यहाँ पर ऐसा है सेट कि हम अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, हम नहीं कहते इम्पॉसिबल, हम नहीं कहते हाँ नहीं होगा, हम कहते हैं वॉइड। सो सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, यानी कि सेक्शन 10 एक ऐसा 10 है जहाँ सेक्शन 10 एक ऐसा सेक्शन है जो हम लोग बहुत एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, जिसको हम ऐसा नहीं कह सकते भैया इतना ही है ये सेक्शन। वो बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव सेक्शन है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें होता है कि भैया ये चीज़ें तो है ही, इसके अलावा भी हम काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकते हैं। सो देयर आर सर्टेन अदर सेक्शंस which also contain requirement of an agreement to be enforceable। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बनाने के लिए जरूरी है। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसमें ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। अभी आपने देखा मैंने आपको ब्रीफ में 2 पार्टी समझाया, मैंने आपको सारी चीजें समझाई और मैंने आपको क्या बोला, हर चीज हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और यहाँ आ गई उसकी डिटेल्स विद एग्जाम्पल। भरोसा हो रहा है ना मेरी बात पर? ओके लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग। आपको पता है आपका जो यूनिट नंबर 3 उसका क्या नाम है? मुझे पता है नहीं पता होगा फिर मैं पूछ रही हूँ, किसी को पता है यूनिट 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या नाम है? एनीवन, ईदर फ्रॉम यहाँ या वहाँ? टेल मी। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। Essentials of a valid contract या competency of parties, पता है आपको ये बात? सो ये essentials यही वाले essential है जो सेक्शन 10 में तुमको बताया, what are the essential elements। और एक एक एलिमेंट, ये जो माइनर पढ़ा हमने, जो हमने लीगल कॉम्पिटेंसी पढ़ी, ये सारी चीजें सोचो पूरा यूनिट, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट लेंदी यूनिट ऑफ द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट लेंदी यूनिट। सोचो यही चीजें हम लोग कितना डिटेल में पढ़ेंगे। व्हेन वी से माइनर, माइनर को लेके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। अगर मैं कह रही हूँ कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज के अंदर अनसाउंड माइंड, उसके अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा लीगली, तो बहुत डिटेल में। Okay, so what is our chapter number 1? It is just the nature of the contract, the very basic things। हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हमें पता होना चाहिए एग्रीमेंट क्या है, हमें पता होना चाहिए अब लीगल एनफोर्सिबिलिटी क्या है। वी शुड नो कॉम्पिटेंसी वर्ड एग्जिस्ट करता है। हमने थोड़ी इससे पहले ये माइनर अनसाउंड माइंड इतना लीगल तरीके से पढ़ा था, तो होल बेसिक चीजें वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, समझे? चलो सो 2 पार्टीज मैंने आपको पढ़ाया था, आइए देखते हैं। वन के नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पार्टीज, वन पार्टी मेकिंग एन ऑफर एंड अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट। खुद ही ऑफर देकर खुद को क्या ही एक्सेप्ट कर लोगे। सो कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय नेचुरल पर्सन और बाय अदर पर्सन बीइंग हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस, एग्जाम्पल कंपनीज, यूनिवर्सिटी। तो एक कंपनी क्या किसी पर्सन को कुछ ऑफर दे सकती है? बिल्कुल, एम्प्लॉई बनने के लिए ऑफर कर सकते हैं। द पर्सन हु वांट टू बी द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, है ना? तो ऑफर लेटर कंपनी देती है, कोई पर्सन नहीं, कंपनी देती है और कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है। इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज आर एसर्टेनेबल। और क्या नेसेसरी है कि जो भी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उनकी जो आइडेंटिटी है वो हम फाइंड आउट कर सके। तो इट कुड बी अ नेचुरल पर्सन लाइक यू एंड मी, हम लोग सब नेचुरल पर्सन है, ओके, भगवान ने बना के भेजा। एंड इट इंक्लूड्स आर्टिफिशियल पर्सन जो हम बनाते हैं, कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, ये सब। तो कंपनीज, यूनिवर्सिटीज भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, हम लोग भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं।
तो कभी भी हमें गुड्स बेचनी है तो उसमें हमेशा सेलर और बायर दो पार्टीज होना जरूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, वेदर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वेदर इट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट हैविंग एनी काइंड ऑफ लीगल रिलेशनशिप, देयर हैज टू बी मिनिमम कितना पार्टीज, दो पार्टीज। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ये जो भी हमारी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, इन्होंने आपस में क्या डिसाइड करना चाहिए कि हाँ यार हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हैं, हमारा इंटेंशन है कि हम लीगल रिलेशन में एंटर होना चाहते हैं, हमारा इंटेंशन है कि हमारे बीच में जो अग्रीमेंट हो वो एनफोर्सेबल हो बाय कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। हेंस दे डज नॉट और दे डू नॉट रिजल्ट इनटू एनी सच कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर होना चाहते अपनी मर्जी के बिना तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होंगे। ओके, अब यहां पर आता है पहला केस। क्या तुम लोगों ने सुना है कि केसेस डिफिकल्ट होते हैं, केसेस के नाम डिफिकल्ट होते हैं? आ जाओ इस मिथ को भी खत्म कर देते हैं। तो दिस अ केस बिटवीन बेल्फर वर्सेस बेल्फर। मैम अभी तो आपने बोला था खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये बेल्फर ने बेल्फर के साथ कैसे केस कर लिया, खुद के अगेंस्ट कोई कैसे केस कर सकता है? बेटा सरनेम सेम होने से खुद का नहीं होता। ओके, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड जिनका सरनेम सेम होता है, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ। सो व्हेन आई एम सेइंग बेल्फर वर्सेस बेल्फर, ये हस्बैंड और वाइफ का सरनेम है। ओके, अब इनकी कहानी सुनते हुआ क्या था। ओके, जितने भी हमारे केसेस होते हैं दे आर जस्ट लाइक अ मूवी सीन। आप बस वो सीन इमेजिन करना, आपको बड़ा मजा आएगा। तो हस्बैंड अग्रीड टू पे वाइफ अ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस। अब हस्बैंड ना अब्रॉड जा रहा था, अब्रॉड जाते हुए उसने अपनी वाइफ को कहा क्योंकि तुम साथ में नहीं चल सकती हो तो कोई नहीं, हर महीने मैं तुमको 50-50 हज़ार रुपए भेजता रहूंगा। वाइफ कहती है चलो ठीक है। हस्बैंड ने कुछ महीने तो भेजा, फिर नहीं भेजा। वाइफ को गुस्सा आ गया, वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट केस कर दिया कि अरे तुमने मेरे को बोला था तुम मेरे को पैसे दोगे, तुमने नहीं दिए। क्या वाइफ हस्बैंड से वो 50,000 रिकवर कर पाएगी? आंसर इज नो। इन दोनों के बीच में कोई लीगल रिलेशन थोड़ी था। इन दोनों के बीच में जो था उसे हम कहते हैं सोशल एग्रीमेंट। और पार्टीज ने यानी हस्बैंड ने यहाँ पर लीगल रिलेशन क्रिएट करने के लिए थोड़ी बोला था 50,000, लेकिन किंतु परंतु अब ध्यान से सुनना, ये तो थे हस्बैंड और वाइफ। बाय एनी चांस अब्रॉड जाते टाइम अगर हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स दे देता और इन दोनों के बीच में लीगली एलिमनी डिसाइड हो जाती वो 50,000 रुपए, फिर अगर हस्बैंड नहीं देता ना तो कोर्ट उसकी 12 बजा देती कि तुमको देना चाहिए था, तुमने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर इनकी जो आपसी सहमति थी, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, वो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ थी। और उसने बोला था कि मैं भेज पाऊंगा, मैं डेफिनेटली भेज दूंगा, मैं भेज ही दूंगा, पर वो नहीं भेज पाता है तो वाइफ उससे रिकवर नहीं कर सकती। रिकवर करने का एक ही तरीका है, पहले डिवोर्स दो फिर एलिमनी लो, नो अदर ऑप्शन। ओके, सो until they are into that social agreement, और जहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है वहां पर आप पैसा नहीं मांग सकते। आर वी गुड विद दिस? बेल्फर वर्सेस बेल्फर। अच्छा, एक और चीज, अगर आप लोगों ने कभी भी ये वाली चीज सुनी भी है, जैसे अभी मैंने कहा, तुमने डेफिनेटली सुना होगा और आगे भी सुनोगे कि यार केसेस लर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है, केसेस याद नहीं रहते हैं, तो उसमें एक चीज ध्यान रखना, हम इंडियंस हैं। ओके, और हम इंडियंस ना जजमेंट करने में हमेशा अच्छे होते हैं। मुझे एक चीज बताओ, तुम अपनी बालकनी में खड़े हो, ऐसे मस्त अपना कॉफी मग लेके खड़े हुए हो, कॉफी पी रहे हो, अचानक से तुमको अपने पड़ोस में रहने वाला एक लड़का दिखता है बाइक पे, और उसके पीछे एक लड़की दिखती है, एकदम सुंदर सी प्यारी सी लड़की होती है और उसको पकड़ के बैठी होती है। क्या तुम इमीडिएटली जज नहीं कर लोगे कि ये दोनों कौन है? मतलब आपस में एक दूसरे के क्या लगता है? और गलती से अगर लड़की ने पकड़ा हुआ होगा तब तुम ऐसे जज कर लोगे ये दोनों एक दूसरे के क्या लगता है। सी वी आर सो गुड इन जजिंग। बाद में भले ही पता चले कि कजन है, अभी आई है 2 दिन के लिए रहने, तो हम कहेंगे ओ हमने तो कुछ और ही सोचा था। सी, और एग्जाम्पल देती हूँ, तुम सड़क पे जा रहे हो, ओके, और देखते हो एक एक्सीडेंट हुआ हुआ है, एक बंदा बाइक से गिरा हुआ है, उसको चोटें आई हुई है और आ कर रहा है, और सामने कार खड़ी है, कार वाला बंदा एकदम ठीक ठाक है, बाहर खड़ा है, उसको उठाने की कोशिश करे, अरे 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 क्या हो गया, हम एकदम से ऐसे जज कर देते कार वाले की गलती होगी। ये लोग ना समझते ही नहीं है कैसे लग जाती है। या फिर अगर 2 बाइक वाले टकराए
तो फिर 2-3 अंकल तुमको डेफिनेटली साइड में बात करते हुए मिलेंगे। आजकल तो लोग चलाते ही गाड़ी तेज है, उनको ये नहीं पता कि अरे यार सड़क स्लिपरी हुई हुई है, बारिशें हो रही है सब जगह, वो कोई नहीं सोचेगा। एक बार तो हमने जजमेंट दे दिया, सब तेज चलाते हैं इसलिए एक्सीडेंट हो रहा है, कार से टकराई है, कार वाले की गलती, बाइक पे पीछे बैठी है। समझ गए हम क्या कहते हैं, समझ गए। सो दैट इज हाउ पीपल इंटरप्रेट। हम लोग इतने अच्छे हैं जजमेंट देने में, तो आईसीआई क्या ही केस रख देगा हमारे सामने, हम कहानी पढ़ के हम ही बता देंगे क्या सही क्या गलत। एंड लॉ इज नथिंग जस्ट टू आइडेंटिफाई क्या सही क्या गलत। नहीं राज, हर्षित क्या पूछ रहे हैं मैं समझ गई। व्हाट इज बेल्फर वर्सेस बेल्फर? बेसिकली एक जना, कभी भी कोर्ट में केस होता है तो एक जना होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट, यानी एक बंदा जिसने केस किया है और दूसरा जिसके अगेंस्ट केस हुआ है। उन दोनों के नाम से केस का नाम बनता है, समझ गए। तो कभी भी कोई भी केस का नाम जब आप पढ़ोगे तो उसमें 2 पार्टीज का नाम होगा, एक केस करने वाला और एक जिसके अगेंस्ट केस हुआ है, एंड दैट इज नोन एज द नेम ऑफ द केस। सो बेल्फर वर्सेस बेल्फर, वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट केस किया, सो मिसेस बेल्फर वर्सेस मिस्टर बेल्फर, यू नो दैट थिंग। कल मैं एक काम करूंगी, तुमको एक पूरा नाम वाला एक केस लेकर आऊंगी, ओके, एंड आई टीच यू हाउ टू रीड द नेम ऑफ द केस। प्लेंटिव कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है, आगे जो ईयर लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यू नो आई एक्चुअली कंप्लीटली टीच यू दैट थिंग, ताकि आगे से कोई भी केस का नाम तुम लोग देखोगे तो तुम ऐसे जज कर पाओगे कि अच्छा ओ इसका मतलब ये है। हाँ जी, ये जो केसेस के नाम मैं बताती हूँ, दीज आर रियल केसेस। एंड एज आई सेड कि ये नाम तुम्हें बहुत फेमिलियर नहीं लगेंगे। अब यहाँ रमेश सुरेश ऐसे नाम नहीं दिख रहे ना, यहाँ बेल्फर इंग्लिश नेम्स है, लॉ किन से लिया है, बस उन्हीं के केसेस हैं। Other formalities complied with certain cases. The contract may be written or oral. हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, ओरल हो सकता है। As to legal effects, there is no difference between return or the contract made by word. इंडियन लॉज के हिसाब से अगर तुम रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट रख रहे हो या ओरल रख रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेस्ट होता है कि तुम रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट रखो। ओके, क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि ओरल कॉन्ट्रैक्ट रहा तो याद ही नहीं रहेगा। हर्षित यार तूने तो मेरे को ऐसे बोला था, तू यार अभी मुकर रहा है। आपको ये नहीं मैम आप झूठ बोल रहे हो, आप बड़े हो तो ऐसे कुछ भी थोड़ी बोलोगे। नाउ व्हाट हैपन, देयर इज नो प्रूफ कि मैं सच बोल रही हूँ या आप सच बोल रहे हो, अनलेस एंड अनटिल इट इज रिटर्न। तो हम क्या कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं यार इट इज बेटर के कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न हो, है ना। ओके, ओरल कॉन्ट्रैक्ट का कोई एविडेंस ही नहीं होता है, एविडेंस नहीं होता है तो कौन सच्चा कौन झूठा पता ही नहीं चलेगा। तो इन सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स सम अदर फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड। काफी सारी फॉर्मेलिटी है जो कंप्लाई विद होनी चाहिए विद टू मेक एन एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल, और उसी से हमारा एग्रीमेंट क्या होगा, लीगली एनफोर्सेबल होगा। ओके अच्छा, एक एक करके मैं तुम लोग को बताती हूँ। सबसे पहले जो लोग कह रहे हैं मैं आप कल भी क्लास ले लो, यार सच्ची बताऊं जब भी नया बैच चालू होता है मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है यार काश 6 दिन में मिल सकूं, मुझे मैं लिटरली मिस करने लग जाती हूँ। तो इवन आई गोना मिस यू ऑल अलॉट। सेकेंडली आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि कल मैथ्स का क्लास नहीं है, ऐसा नहीं, कल मैथ्स का क्लास है। सर 99% क्लास लेने वाले हैं कल से आप लोग का। सो लाइक ही इज फीलिंग बेटर नाउ। सर बीमार थे इसलिए उनकी क्लासेस नहीं दिख रही थी, तो मैथ्स तो डेफिनेटली है। ईगो आप लोग का 2 नवंबर से चालू होगा, आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था। ओके चलिए, so for example contract of insurance is not valid except as return contract. very very important, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो जब तक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं तब तक वो वैलिड ही नहीं होते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, तो तुषार एक काम करते हैं, आज से मेरा घर आपका, और तो मेरे नाम पे कोई खरी नहीं है बट ठीक है, आज से मेरा घर आपका, ऐसे बोलने से थोड़ी हो जाता है, लिख कर देना पड़ेगा, है ना। तो कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज का कोई भी ऐसा केस होता है वो क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। सो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का बाइंग और सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट है, दे हैज टू बी रिटर्न। इसको हम कहते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लाई विद करना। ओके मैंने आपको बोला था ना, कॉन्ट्रैक्ट वेग या इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ए agrees to sell B 100 tons of oil.
देर इज नथिंग सर्टेन इन इट। भैया कौन सा तेल कब बेचना है, कितने में बेचना है, इंफॉर्मेशन तो पूरा दो, वैलिड नहीं है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। ओके मैम, जब ओरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे ए टू बी कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि कार परचेज कर लिया है बट ए नहीं परचेज करता, तो मैम कैसे प्रूव होगा? यही तो पॉइंट है, इसलिए तो हम कहते हैं रिटर्न होना चाहिए, राइट। लॉ कहता है तुम, और जैसे कभी कभी नहीं होता, जैसे मेरे साथ तो होता था, मैं मम्मी कहती मम्मी यार आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मम्मी कहती कोई बात नहीं बेटा मत पढ़, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एग्जाम क्लियर नहीं करेगी, तेरी शादी जल्दी करा देंगे, और वैसे भी मैं भी किचन में खाना बना बना के परेशान हो गई, यू विल कम विद मी इन द किचन, और फिर मैं तेरे को सब सिखा दूंगी और फिर तू ही बनाएगी खाना। इमीडिएटली पढ़ने का मन हो जाता था। समझ गए? समझ रहे हो ना? बस वही वाली चीज है। तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट में भी वही है, लॉ ने कह दिया तुम नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन हमें पता है कि लिखना जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो प्रूव कैसे करेंगे। ओके, सो नॉर्मली अगर कोई लीगली इनफॉर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रिटर्न ही होगा। वेग मतलब बिना वैल्यू वाला, जिसकी कोई कीमत नहीं है, यू नो, अजीब सा, बिना हिसाब किताब वाला, दैट इज वेग। समथिंग विच कैनॉट बी डिटरमाइंड, समथिंग विच हैज नो वैल्यू, वेग। What you're talking is completely vague. बकवास कर रही हो तुम, है ना? तुम बकवास कर रही हो नहीं बोलते, तुम इनसेंसिटिव बात कर रही हो नहीं बोलते, हम बोलते चांद तारे तोड़ के लाओगे, ओह दिस इज सो वेग। समझ गए? वेग। सो समथिंग विच इज इनडेफिनेट और वेग वो नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल ला रहे हो तो भैया कौन सा तेल, कितने में लाओगे, कितने टन लाओगे, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आज का आखिरी पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। द टर्म अग्रीमेंट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, है ना? हमारा जो भी अग्रीमेंट है, जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है, वो केपेबल होनी चाहिए परफॉर्म करने के लिए। अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। और जो भी हमारा अग्रीमेंट है कुछ करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए, है ना, वो इम्पॉसिबल अगर है तो वो हम वैसे भी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ए बी को कहता है मैं तुम्हारे लिए जादू से, मैजिक से ट्रेजर, खजाना ढूंढ कर ले आऊंगा, ये इम्पॉसिबल है, बकवास है। सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। मैम इट इज सेड दैट देयर आर मोर देन करोड़ केसेस पेंडिंग इन द, करोड़ वरोड़ का पता नहीं, बट हाँ हजारों केसेस तो पेंडिंग है ही है कोर्ट में। मतलब इट इज ट्रू एक्चुअली, हिंदी मूवीज में कुछ कुछ चीजें सच भी बोलते हैं। मैम केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, एक्चुअली डिपेंड करता है आदिति, अगर कुछ भी एविडेंस है दैट योर ओरल कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट है, उसका कुछ भी सबूत या गवाह है तो हाँ, अगर नहीं है तो देयर इज नथिंग टू प्रूव ना, अल्टीमेटली कोर्ट में जाके यू नीड टू प्रूव इट। ओके चलिए, तो अब ध्यान से सुनो, हमारा यहाँ तक का खत्म हो चुका है। ये जो भी फाइल्स तुमको जरूरत पड़ेगी, ये जो नोट्स है, नोट्स तुमको मैं कंटेंट फोल्डर में डाल दूंगी, और जो पीपीटी है वो तुम्हारे ड्राइव पर चली जाएगी। तो ये सारी आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इंस्टा पर शेयर कीजिए, टैग करो यार, अगर पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है तो यू शुड टैग इट, ताकि लोगों के दिमाग से लॉ का फियर खत्म हो जाए। एंड मोर देन दैट, एक सवाल जिसका जवाब तुमको देना है आज के सेशन से, ठीक है? ध्यान से सुनना आज का क्वेश्चन, और उसका आंसर मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में चाहिए। सो द क्वेश्चन फॉर टुडे इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन indefinite contract? ध्यान से सुनना, is there any difference between indefinite contract and a oral contract? oral contract और indefinite contract में क्या difference है? ठीक है, so take care guys, make sure you answer the question, ताकि अगले सेशन में, और तुम्हारे पास अब तो बहुत टाइम है, मंडे को मिलेंगे, तो अगले सेशन में मैं ये सारी चीजें तुम लोग को बता सकूं। टेक केयर, बाय बाय।